क्या आप भी कड़ी मेहनत के बाद वो मुकाम नहीं पा रहे जिसके आप हकदार हैं? आज की इस वीडियो में हम साइमन सिनेक की जादुई किताब स्टार्ट विद व्हाई के उन 6 सबसे पावरफुल हिस्सों को समझेंगे जो आपकी सोचने की दिशा बदल देंगे। हम जानेंगे मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन का फर्क, द गोल्डन सर्कल का राज, भरोसा पैदा करने का तरीका, सही लोगों को अपने साथ जोड़ने का मंत्र और कामयाबी के बाद भी अपने विजन को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती। अपना क्यों ढूंढने के लिए तैयार हो जाइए। साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई का पहला हिस्सा बहुत ही दिलचस्प तरीके से शुरू होता है। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर क्यों कुछ कंपनियां या लीडर्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा सफल, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा टिकाऊ होते हैं। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग या कंपनियां अपने काम को चलाने के लिए मैनिपुलेशन यानी जोड़तोड़ का सहारा लेती है। इसका मतलब यह है कि जब उनके पास कोई ठोस विजन या क्यों नहीं होता, तो वे ग्राहकों को लुभाने के लिए कीमतों में कटौती करते हैं, भारी डिस्काउंट देते हैं, डराने वाली मार्केटिंग करते हैं या फिर बड़े बड़े इनामों का लालच देते हैं। ये सभी तरीके काम तो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कम समय के लिए असरदार होते हैं। इससे ग्राहक आपके पास एक बार तो आ सकता है, पर वो आपका वफादार नहीं बनता। आज के दौर में ज्यादातर बिजनेस इसी तरह चल रहे हैं। वे व्हाट पर फोकस करते हैं, यानी वे क्या बेच रहे हैं या क्या बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा है और कीमत कम है तो लोग उसे जरूर खरीदेंगे। लेकिन असल में लोग किसी चीज को इसलिए नहीं खरीदते कि वो क्या है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि उसे बनाने के पीछे का मकसद क्या है। जब कोई कंपनी सिर्फ जोड़तोड़ के दम पर टिकती है, तो उसे हर बार अपना सेल्स बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है या और ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें आखिर में हार तय है, क्योंकि इसमें मुनाफे का मार्जिन कम होता जाता है और ब्रांड की वैल्यू खत्म होने लगती है। वो उन कंपनियों का उदाहरण दिया है जो बिना किसी खास मकसद के सिर्फ मार्केट शेयर के पीछे भागती रहती है। वे बताते हैं कि क्यों की कमी की वजह से कंपनियों के अंदर का माहौल भी खराब होने लगता है। कर्मचारी सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं, उनके अंदर कोई जोश या प्रेरणा नहीं होती। जब लीडर को खुद नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो वो दूसरों को प्रेरित कैसे कर सकता है। यहीं से इंस्पिरेशन और मैनिपुलेशन के बीच का बड़ा अंतर सामने आता है। प्रेरणा लंबे समय तक चलती है और लोगों के दिलों से जुड़ती है, जबकि जोड़-तोड़ सिर्फ दिमाग के लालच पर वार करती है। दुनिया में 2 तरह के लीडर होते हैं, एक वो जिनके पास पावर होती है और दूसरे वो जो हमें सच में लीड करते हैं, यानी जिनसे हम प्रेरित होते हैं। जो सच में लीड करते हैं वे हमें डराकर या लालच देकर काम नहीं करवाते, बल्कि वे हमें एक ऐसे विजन से जोड़ देते हैं जिसे हम अपना मानने लगते हैं। अगर आप सिर्फ क्या और कैसे के चक्कर में फंसे रहे और आपने अपने काम के पीछे का क्यों साफ नहीं किया, तो आप शायद थोड़े समय के लिए कामयाब हो जाएं, लेकिन आप कभी इतिहास नहीं रच पाएंगे। यह हिस्सा हमें आईना दिखाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और बिजनेस में अनजाने में कितनी बार जोड़तोड़ का सहारा लेते हैं, जबकि असली ताकत उस एक स्पष्ट क्यों में छिपी होती है जो हमें और दूसरों को अंदर से प्रेरित कर सके। किताब का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से उस जादुई तरीके के बारे में है जिसे लेखक द गोल्डन सर्कल कहते हैं, कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स और कंपनियां कैसे सोचते और काम करते हैं। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, यानी वे सबसे पहले व्हाट बताते हैं, फिर हाउ और आखिर में शायद कभी वाई पर पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग दुनिया को बदलते हैं वे हमेशा अंदर से बाहर की तरफ यानी क्यों से शुरुआत करते हैं। क्यों का मतलब पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि पैसा तो सिर्फ एक परिणाम है। क्यों का असली मतलब है आपका मकसद, आपका विश्वास और आपकी प्रेरणा। आप सुबह बिस्तर से क्यों उठते हैं और किसी को आपकी परवाह क्यों होनी चाहिए, यही असली सवाल है। वो एप्पल का उदाहरण देकर इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। अगर एप्पल भी दूसरी कंपनियों की तरह होती तो उनका मार्केटिंग मैसेज कुछ ऐसा होता कि हम बहुत बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, वे बहुत सुंदर डिजाइन वाले और चलाने में आसान है। क्या आप एक खरीदना चाहेंगे? ये सुनने में ठीक लगता है, लेकिन ये प्रेरणादायक नहीं है। इसके बजाय एप्पल अपना मैसेज क्यों से शुरू करता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारा यकीन है कि हम पुरानी सोच को चुनौती दे रहे हैं
और हम अलग सोचने में विश्वास रखते हैं। हम पुरानी सोच को चुनौती देने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, और बस इसी प्रक्रिया में हम बेहतरीन कंप्यूटर बना लेते हैं। ये मैसेज सीधा हमारे दिल को छूता है, क्योंकि ये किसी प्रोडक्ट को नहीं बल्कि एक सोच को बेच रहा है। यहीं पर बायोलॉजी का एक गहरा सिद्धांत भी जुड़ा है। हमारा दिमाग दो मुख्य हिस्सों में बंटा है। बाहर का हिस्सा, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, वो तर्क, भाषा और क्या, व्हाट को समझता है। लेकिन अंदर का हिस्सा, जिसे लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, वो हमारी भावनाओं, वफादारी और फैसले लेने की क्षमता को कंट्रोल करता है। मजे की बात यह है कि लिम्बिक ब्रेन के पास भाषा समझने की ताकत नहीं होती। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि कोई फैसला सही है, लेकिन हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते। जब हम क्यों का से बात शुरू करते हैं, तो हम सीधे इंसान के उस दिमाग से बात कर रहे होते हैं जो फैसले लेता है। यही वजह है कि जब लोगों को आपका क्यों समझ आता है, तो वे आपके साथ जज्बाती तौर पर जुड़ जाते हैं। गोल्डन सर्कल का ये दूसरा हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि सिर्फ क्यों का होना काफी नहीं है, उसके बाद कैसे और क्या का उसके साथ तालमेल होना भी जरूरी है। कैसे तो वे सिद्धांत या रास्ते हैं जो आपके क्यों को सच करते हैं, और क्या वे नतीजे या प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया को दिखाई देते हैं। अगर आपके काम और आपके विश्वास के बीच तालमेल नहीं है, तो लोग आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। जब ये तीनों चीजें एक लाइन में होती हैं, तभी आप एक भरोसेमंद और प्रामाणिक लीडर बनते हैं। ये हिस्सा हमें अपनी खुद की पहचान और अपने काम के असली मकसद को गहराई से टटोलने के लिए मजबूर करता है, ताकि हम सिर्फ काम न करें बल्कि एक बदलाव ला सकें। साइमन सिनेक की किताब का तीसरा हिस्सा इस बात पर गहराई से चर्चा करता है कि कैसे एक स्पष्ट क्यों, वाई, लोगों के बीच अटूट भरोसा और प्रेरणा पैदा करता है। लेखक बताते हैं कि भरोसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी चेकलिस्ट को पूरा करके हासिल कर सकें। ये एक भावना है जो तब पैदा होती है जब लोगों को लगता है कि आप और वे एक ही तरह के मूल्यों और विश्वासों को साझा करते हैं। जब कोई लीडर या संस्था अपने क्यों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होती है, तो वो उन लोगों को अपनी ओर खींचती है जो उसी बात में यकीन रखते हैं। यहीं से एक समुदाय या एक वफादार ग्रुप की शुरुआत होती है। लोग किसी कंपनी के साथ इसलिए नहीं जुड़ते कि वो क्या बनाती है, बल्कि इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो कंपनी उनके खुद के विश्वासों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें लेखक ने भरोसे और वफादारी के बीच के बारीक अंतर को समझाया है। वफादारी तब होती है जब लोग आपके साथ तब भी खड़े रहते हैं जब आपके पास सबसे सस्ता प्रोडक्ट या सबसे अच्छी सर्विस नहीं होती। वे आपके साथ इसलिए है क्योंकि वे आपके क्यों से प्यार करते हैं। एक महान लीडर का काम सिर्फ स्मार्ट लोगों को नौकरी पर रखना नहीं है, बल्कि उन लोगों को ढूंढना है जो उसी मकसद के लिए जीने को तैयार है जिसके लिए वो लीडर जी रहा है। अगर आप किसी को सिर्फ इसलिए काम पर रखते हैं क्योंकि वह उस काम को कर सकता है, तो वो सिर्फ आपके पैसों के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप उसे इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आपके क्यों में विश्वास करता है, तो वो अपना खून पसीना एक कर देगा। भरोसे का निर्माण करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। आपका क्या, व्हाट, आपके क्यों का सबूत होना चाहिए। अगर आप कहते कुछ है और आपके काम कुछ और इशारा करते हैं, तो भरोसा टूट जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी कहती है कि उसका मकसद लोगों की सेहत सुधारना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चीनी वाला प्रोडक्ट बेचती है, तो लोग उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। प्रेरणा का असली स्रोत यही है कि आपके शब्द और आपके काम एक ही दिशा में हो। जब एक टीम के अंदर भरोसा होता है, तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। वे रिस्क लेने, नए आइडियाज देने और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे सभी एक ही बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। भरोसा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। जब लीडर अपनी टीम को सुरक्षा और विश्वास का माहौल देता है, तो टीम के सदस्य स्वाभाविक रूप से ग्राहकों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। प्रेरणा का मतलब किसी को काम करने के लिए मजबूर करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा कारण देना है जिससे वे खुद काम करना चाहें। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ तकनीक या स्ट्रेटेजी में नहीं है, बल्कि मानवीय रिश्तों और उस साझा विश्वास में है जो क्यों से पैदा होता है। जब क्यों साफ होता है, तो भरोसा अपने आप बन जाता है, और जब भरोसा होता है,
तो प्रेरणा को किसी बाहरी धक्के की जरूरत नहीं पड़ती। साइमन सिनेक की किताब का चौथा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे एक स्पष्ट क्यों, वाई की मदद से आप उन लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं जो आपके नजरिए में यकीन रखते हैं। लेखक यहां लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का जिक्र करते हैं, जो हमें समझाता है कि कोई भी नया विचार या प्रोडक्ट बाजार में कैसे फैलता है। समाज में कुछ लोग इनोवेटर्स होते हैं जो नई चीजों को सबसे पहले अपनाते हैं, फिर अर्ली एडॉप्टर्स आते हैं और उसके बाद बाकी की जनता। अगर आप मास मार्केट या हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको उन शुरुआती 15 से 16% लोगों को निशाना बनाना चाहिए जो आपके क्यों से जुड़ते हैं, क्योंकि वही आपकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लोग किसी चीज को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि वो सस्ती है या उसमें ज्यादा फीचर्स हैं, बल्कि इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह चीज उनकी खुद की पहचान का हिस्सा बन जाती है। जब अर्ली एडॉप्टर्स किसी ब्रांड या लीडर के साथ जुड़ते हैं तो वे असल में दुनिया को यह बता रहे होते हैं कि वे खुद कौन है और किस बात में यकीन रखते हैं। उदाहरण के तौर पर, जो लोग सबसे पहले कतार में लगकर नया आईफोन खरीदते हैं, वे सिर्फ एक फोन नहीं खरीद रहे होते, बल्कि वे दुनिया को अपनी अलग सोच का सबूत दे रहे होते हैं। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि बिजनेस में असली ताकत उन लोगों को ढूंढने में है जो आपके जैसे दिल और दिमाग वाले हों। लेखक यहां हाउ टाइप के लोगों और वाई टाइप के लोगों के बीच के फर्क को भी समझाते हैं। वाई वाले लोग सपने देखने वाले और विजनरी होते हैं, जबकि हाउ वाले लोग उन सपनों को हकीकत में बदलने वाले प्रैक्टिकल लोग होते हैं। एक सफल संगठन के लिए इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। बिना हाउ के वाई सिर्फ एक सपना रह जाता है और बिना वाई के हाउ सिर्फ एक बिना दिशा वाला काम। जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी कुछ बड़ा और क्रांतिकारी जन्म लेता है। ये हिस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं और क्या हमारा मैसेज इतना साफ है कि वो सही लोगों को आकर्षित कर सके। प्रेरणा का असली जादू तभी चलता है जब आपका मकसद साफ हो और आप उसे खुलकर दुनिया के सामने रखें। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद नहीं जानते कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो दूसरे लोग आपके पीछे क्यों चलेंगे। जब आपका क्यों स्पष्ट होता है तो विज्ञापन या मार्केटिंग की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि आपके समर्थक ही आपके सबसे बड़े प्रचारक बन जाते हैं। यह हिस्सा हमें भीड़ के पीछे भागने के बजाय अपनी पहचान बनाने और उन चंद लोगों पर ध्यान देने की सलाह देता है जो हमारे मिशन को अपना मिशन मान ले। यही वो तरीका है जिससे कोई छोटा सा आइडिया एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेता है। किताब का 5वां हिस्सा सफलता के उस पड़ाव की बात करता है जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है, लेकिन वही पड़ाव सबसे बड़ा खतरा भी बन जाता है। लेखक यहां एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं कि कामयाबी और सफलता में बहुत बड़ा अंतर है। कामयाबी वह है जिसे आप हासिल करते हैं, जैसे कि पैसा, शोहरत या कोई बड़ा मुकाम, लेकिन सफलता वो भावना है जो आपको तब महसूस होती है जब आप अपने क्यों यानी अपने असली मकसद के करीब होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब कोई कंपनी या इंसान बहुत बड़ा बन जाता है और उसे बहुत ज्यादा कामयाबी मिलने लगती है तो वो धीरे धीरे उस बुनियादी वजह को भूलने लगता है जिसने उसे शुरुआत में खास बनाया था। लेखक इसे स्प्लिट कहते हैं, यानी एक ऐसा बिंदु जहां आपका क्या, व्हाट, आपके क्यों, वाई से अलग हो जाता है। जब कोई बिजनेस छोटा होता है तो उसका संस्थापक खुद उसका क्यों होता है। हर फैसला उसी एक विजन के इर्द गिर्द लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है और उसमें हजारों लोग जुड़ते हैं, वो विजन धुंधला पड़ने लगता है। अब फैसले दिल के बजाय डेटा, चार्ट्स और मुनाफे के आधार पर लिए जाने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि वॉलमार्ट या स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनियों के साथ भी यही हुआ। जब तक उनके संस्थापक उनके साथ थे और उनका मकसद साफ था, वे कंपनियां सिर्फ सामान नहीं बेच रही थी बल्कि एक बदलाव ला रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद या वक्त के साथ जब फोकस सिर्फ नंबर बढ़ाने पर हो गया तो उन कंपनियों की आत्मा खोने लगी। यह हिस्सा हमें चेतावनी देता है कि सबसे बड़ी चुनौती बाहर के कंपटीशन से नहीं बल्कि खुद के अंदर आने वाले इस बदलाव से है। वो यहाँ सेलिब्रिटी और लीडर के बीच का फर्क भी समझाते हैं। एक सेलिब्रिटी वह है जिसे बहुत लोग जानते हैं, लेकिन एक लीडर वह है
जिसके पास एक स्पष्ट नजरिया होता है जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं। जब कोई लीडर अपना क्यों खो देता है तो वो सिर्फ एक मैनेजर बनकर रह जाता है जो लोगों को कंट्रोल तो कर सकता है पर प्रेरित नहीं कर सकता। सफलता की इस चुनौती से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने क्यों को मापने का कोई रास्ता निकालें। आमतौर पर हम सिर्फ मुनाफे या सेल्स को नापते हैं, लेकिन हमें यह भी नापना चाहिए कि हम अपने विजन के कितने वफादार हैं। अगर आपकी तरक्की आपके मकसद की कीमत पर हो रही है तो वो तरक्की नहीं बल्कि पतन की शुरुआत है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यह है कि क्यों को बनाए रखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार हासिल किया और भूल गए। आपको हर दिन हर छोटे बड़े फैसले में ये याद रखना होगा कि आपने ये सब शुरू क्यों किया था। जब कोई संगठन अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तो वो न केवल लंबे समय तक टिकता है बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाए रखता है। असली जीत सिर्फ शिखर पर पहुंचना नहीं है बल्कि उस शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपनी सादगी और अपने उस मूल विचार को बचाए रखना है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया। किताब का आखिरी और छठा हिस्सा हमें उस सबसे बुनियादी सवाल पर वापस ले जाता है कि आखिर हम अपना क्यों वाई ढूंढे कैसे। लेखक यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं कि क्यों कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप भविष्य में हासिल करने के लिए पैदा करते हैं या जिसे आप किसी कमरे में बैठकर आविष्कार करते हैं। असल में आपका क्यों आपके अतीत में छिपा होता है। ये आपके अनुभवों, आपकी परवरिश, उन फैसलों और उन पलों का निचोड़ है जिन्होंने आपको आज वो इंसान बनाया है जो आप है। क्यों की खोज आगे की ओर देखने के बारे में नहीं बल्कि पीछे मुड़कर देखने के बारे में है। जब आप अपने जीवन के सबसे प्रेरणादायक और खुशी वाले पलों को गहराई से देखते हैं तो आपको उनमें एक कॉमन पैटर्न या एक धागा नजर आता है। वही आपका असली मकसद होता है। वो समझाते हैं कि क्यों को ढूंढना एक प्रक्रिया है जिसमें आपको ईमानदारी से खुद का विश्लेषण करना पड़ता है। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है बल्कि इस बारे में भी है कि आप दूसरों के जीवन में क्या योगदान देना चाहते हैं। आपका क्यों हमेशा दूसरों की मदद करने या किसी बड़े बदलाव का हिस्सा बनने से जुड़ा होता है। जब आपको यह मिल जाता है तो आपके पास एक ऐसा पैमाना आ जाता है जिससे आप अपनी जिंदगी के हर फैसले को नाप सकते हैं। अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सी नौकरी करनी चाहिए या कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। आप बस वही चुनते हैं जो आपके क्यों के साथ मेल खाता है। यह स्पष्टता आपको एक ऐसी मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है जिसे कोई भी बाहरी असफलता हिला नहीं सकती। इस हिस्से में साइमन सिनेक प्रतियोगिता कंपटीशन के बारे में भी एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार देते हैं। जब आप क्यों से शुरुआत करते हैं तो आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। जब आप दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ उनके पीछे भाग रहे होते हैं और हमेशा तनाव में रहते हैं। लेकिन जब आप हर दिन खुद के क्यों को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाते हैं। इस नजरिए से देखने पर कोई भी दूसरा व्यक्ति आपका प्रतिद्वंदी नहीं रह जाता बल्कि वो सिर्फ एक और इंसान होता है जो अपना काम कर रहा है। आपकी असली जीत इसमें है कि आप कल के मुकाबले आज अपने मकसद के कितने करीब पहुंचे। किताब के अंत में लेखक एक बहुत ही सुंदर संदेश देते हैं कि क्योंकि ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये एक मशाल की तरह है जिसे आपको जलाए रखना है और दूसरों को सौंपना है। जब एक लीडर अपना क्यों साफ कर लेता है और उसे अपनी टीम के साथ साझा करता है तो वो एक ऐसी विरासत छोड़कर जाता है जो उसके जाने के बाद भी जीवित रहती है। ये आखिरी हिस्सा हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सब यहाँ किसी न किसी खास मकसद के लिए हैं। अगर हम उस मकसद को पहचान ले और उसे पूरी ईमानदारी से जिए तो हम न केवल खुद एक खुशहाल जीवन जिएंगे बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना पाएंगे। शुरू करें क्यों के साथ सिर्फ एक बिजनेस की किताब नहीं है बल्कि ये खुद को पहचानने और एक सार्थक जीवन जीने का रास्ता है। याद रखिए, लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं बल्कि इसलिए जुड़ते हैं कि आप उसे क्यों करते हैं। अपना क्यों ढूंढें और छा जाएं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।